हेलो एवरीवन, आप सबका लॉ वाली के चैनल में स्वागत है। जैसे कि हम लोग अपने इस चैनल में सारे ही सब्जेक्ट्स को कवर कर रहे हैं। हमारा जो अभी इस वक्त चल रहा है वो कॉन्स्टिट्यूशन चल रहा है। उसमें हम लोगों ने आर्टिकल 20 तक के कंप्लीट कर दिया है। आप लोग उसको देख सकते हैं। साथ में सारे जो भी इम्पोर्टेंट केस लॉ जजमेंट्स हैं उनको भी अलग प्लेलिस्ट में डाल रहे हैं, तो आप उनको चेक कर सकते हैं। और ऐसी अपडेट जैसे कि आपको जिससे कि आपको अपडेट रहना बहुत ज़्यादा ज़रूरी है, वो भी आपको हमारे यहाँ प्रोवाइड किया जाता है। तो आप हमारे चैनल को सब्सक्राइब कर लीजिएगा, साथ में बेल आइकन दबा लीजिएगा, जिससे कि हमारी सारी नोटिफिकेशन आप तक डायरेक्टली पहुँच जाए। आज चलिए स्टार्ट करते हैं अपना आर्टिकल 21। वो क्या बोलता है? पहली बात, ये नॉर्मली आप लोगों ने सुना होगा। अगर कोई फर्स्ट टाइम वीडियो देख रहा है तो भी आपने इस आर्टिकल 21 के बारे में बहुत ज़्यादा सुना होगा। बहुत देखिए, बेयर एक्ट आप देखोगे उसमें सिर्फ दो लाइन का एक आर्टिकल दिया हुआ है। आपको तो लगेगा बड़ा सिंपल है यार, लेकिन जो आर्टिकल 21 है उसमें बहुत सारे ऐसे न्यू केस लॉज के थ्रू ऐसी चीज़ें ऐड की गई जिसकी वजह से बहुत ही ज़्यादा ये लेंदी बन जाता है। तो आज हम सारे ही केस लॉज भी कवर करेंगे और साथ में आर्टिकल 21 में क्या क्या है वो भी कवर करेंगे। चलिए स्टार्ट करते हैं। बेयर एक्ट अपनी ले लीजिएगा, सेक्शन 20 आर्टिकल 21 खोल लीजिए। इसमें बोलता है प्रोटेक्शन ऑफ लाइफ एंड पर्सनल लिबर्टी। अब देखिए, प्रोटेक्शन ऑफ लाइफ एंड लिबर्टी, ठीक। अब क्या है प्रोटेक्शन ऑफ लाइफ एंड लिबर्टी से क्या मतलब है? देखिए, कोई भी ह्यूमन बीइंग है, ठीक है, कोई भी हमारा सिटीजन है, इंडिया का सिटीजन यानी देशवासी कोई है, या कोई आउट ऑफ कंट्री से आता है, तो उस हर एक पर्सन को, आपको नहीं लगता आप भी यही चाहते होंगे मैं एक अच्छी लाइफ जीऊँ, कोई आपकी बार बार बेइज्जती ना करके जाए, कोई आपके खिलाफ झूठे केसेस ना करके चला जाए, कोई आपकी रात में डीजे बजा रहा है, आप सो नहीं पा रहे हैं, क्या आप चाहते हैं आपके साथ ऐसा हो? नहीं ना। तो इसीलिए ये आर्टिकल आपकी लाइफ यानी हम सब की लाइफ और लिबर्टी को सेव करता है। अब ये लिबर्टी में पर्सनल लिबर्टी भी आता है कि आपके पास क्या क्या अधिकार हैं, क्या क्या कर सकते हैं, क्या क्या मतलब कि और कितने सब राइट्स हैं, है ना। तो इसका जो आर्टिकल है बेयर एक्ट से रीड करते हैं, जो कि बोलता है नो पर्सन शैल बी डिप्राइव्ड ऑफ हिज लाइफ और पर्सनल लिबर्टी एक्सेप्ट अकॉर्डिंग टू द एस्टैब्लिश्ड बाय लॉ। ठीक, ये हो गया पहली बात जो हमारा बेयर एक्ट में दिया हुआ है। इसमें तो सिर्फ इतनी बात दी रखी है कि कोई भी पर्सन है उसको एक वो किसी बेकार जिंदगी नहीं जी सकता। हर एक पर्सन की जीने के लिए उसका राइट है कि वो अच्छे तरीके से जी सके, है ना, अपनी डिग्निटी के साथ जी सके, पर्सनल लिबर्टी के साथ जी सके। अब इसके अंदर जितने भी पॉइंट्स को ऐड किया गया, फॉर आपने सुना ही होगा पर्सनल लिबर्टी। जैसे पर्सनल लिबर्टी से मतलब ये है कि अगर प्राइवेसी, पर्सनल लिबर्टी में देखिए, अब क्या होता है, आप अपना फ़ोन चला रहे हैं, ठीक, अब आपका कोई फ़ोन ज़बरदस्ती ले लो और उसको चेक करने लगे, क्या ये सही है? क्या ये आपको आर्टिकल आपकी लाइफ के लिए, क्या ये सही, आपके एक प्राइवेसी के लिए सही है? बिल्कुल सही नहीं। तो इन सब को लेकर के आर्टिकल 21 हमें सिक्योर करता है, ठीक। अब इसको आगे चलते हैं लेके, इसमें कई सारे जो फैसेट्स हैं, मतलब जैसे एक केस हुआ, ठीक है, अब उसमें कोई चीज़ निकाल दी गई। फॉर एग्जाम्पल जैसे क्या हुआ, पहले हमारा, अगर आपको मालूम होगा, अडल्ट्री वो एक ऑफेंस था, जो हमारा आईपीसी 497 के अंदर ऑफेंस था। अब वो ऑफेंस नहीं है। क्यों नहीं है ऑफेंस? देखिए, पहले क्या होता था, जो हस्बैंड और वाइफ है, वाइफ किसी के साथ अडल्ट्री कर रही है तो वाइफ के साथ कुछ नहीं करा जाएगा, वो हस्बैंड वाइफ के साथ कुछ नहीं करेगा, लेकिन जो थर्ड पार्टी है, जिसकी वाइफ के साथ संबंध थे, उसके अगेंस्ट सूट कर सकता था, उसके अगेंस्ट कर सकता था। क्योंकि वाइफ तो एज अ कॉम्युनिटी होती थी ना, उसके लिए कॉम्युनिटी यानी कोई वस्तु टाइप की होती थी, भाई वो मेरी प्रॉपर्टी है, ये मेरे पास रहेगी, मैं उस तीसरे पर्सन को ऐसा करूँगा क्योंकि भाई वो मेरी वाइफ के पास आया है। तो इस चीज़ को हटाते हुए अब क्या होता है, अडल्ट्री में वाइफ को ये
छूट मिलती थी एक तरीके से देखा जाए। तो अब इसको हटा दिया गया और अब सिर्फ ये एक डाइवोर्स का ग्राउंड बन के रह गया है कि आप इसके बेस पे डाइवोर्स ले सकते हो और भी जैसे क्रुएल्टी वगैरह आप सब लगा सकते हैं, है ना। चलिए अब इसमें हम लोग जानेंगे A.K. गोपालन वर्सेस स्टेट ऑफ मद्रास। अब इसमें क्या था, जो A.K. गोपालन थे वो एक कम्युनिस्ट थे, एक लीडर थे कम्युनिस्ट के, ठीक है। तो वो क्या करते थे, मतलब कि उनको डिटेन कर लिया गया, मतलब डिटेन यानी बंदी बना लिया गया, ठीक। फिर क्या किया, पर बंदी किस चीज़ में बनाया था, प्रिवेंटिव डिटेंशन एक्ट के अंदर। अब प्रिवेंटिव डिटेंशन क्या एक्ट है, देखिए फुल स्पेलिंग नहीं लिखती हूँ क्योंकि बहुत ज़्यादा वो हो जाता है ना। इस प्रिवेंटिव डिटेंशन एक्ट के अंदर वो उन्हें अरेस्ट करते हैं कि प्रिवेंटिव डिटेंशन आप आगे पढ़ोगे, जब हम लोग आगे मतलब फर्दर और भी ज़्यादा पढ़ेंगे आपको ये समझ में आ जाएगा, लेकिन मैं थोड़ा सा ब्रीफ बता दूँ तो प्रिवेंटिव डिटेंशन वो है, अगर कोई ऐसा कोई क्राइम होने जा रहा है, ऐसा कोई ऑफेंस होने जा रहा है, उसको रोकने के लिए पहले ही कोई एक्शन लेना, वो प्रिवेंटिव डिटेंशन है। अब क्या हुआ, जो ये लीडर थे, जो A.K. गोपालन थे, इनको क्या किया गया, प्रिवेंटिव डिटेंशन में रख दिया गया, ठीक। अब फिर क्या हुआ, जब ये कोर्ट पहुंचा केस, तब इसमें ये बोला गया भाई जैसे कि प्रिवेंटिव डिटेंशन एक्ट के अंदर इनको प्रिवेंट किया, रोका गया, इनको बंदी बनाया गया, डिटेन किया गया है, तो ये तो प्रोसीजर ऑफ लॉ है ना। अब जो प्रोसीजर में जो लॉ है उसके अंदर प्रोसीजर दिया होगा वही तो ना फॉलो किया जाएगा, कि अपनी बुद्धि से कुछ ही अच्छा नहीं है, ये अच्छा है तो ये यूज़ कर लिया, ऐसा नहीं कर सकते। जो प्रोसीजर है उसी के उसे लगाया जाएगा। मतलब अगर प्रोसीजर दिया है इनको अरेस्ट डिटेन करने का तो आपने उससे किया, तो इसमें ये हुआ। तो इसी को ही जो इस केस में ये हो गया, इसको अपहेल्ड करते हुए एक केस और आया जो कि मेनका गांधी का था। मेनका गांधी का केस बहुत इंपॉर्टेंट है, आप लोगों को मालूम होगा। अगर आपको फैक्ट सब कुछ जानना है प्रॉपर बढ़िया तरीके से, आप हमारे प्लेलिस्ट को देख लीजिएगा, ठीक। तो मेनका गांधी क्या होता है, ये इनका पासपोर्ट को जब्त कर लिया जाता है। ये एयरपोर्ट जा पहुंचती हैं, इनको बाहर जाना होता है तो इनका पासपोर्ट मतलब कि जब्त कर लिया जाता है। तो ये अपना इशू रेज करती हैं कि भाई ये तो मेरा आप पर्सनल लिबर्टी है, बिना किसी रीज़न के आपने हमारा पासपोर्ट रख लिया, ये तो हमारी जो आर्टिकल 21 का वायलेशन है, हमें लाइफ एंड लिबर्टी तो ही तो देता है, हमें छूट ही तो देता है। तो इस चीज़ में इसको क्लियर करते हुए, इसको जैसे कि इसमें कहा कि भाई प्रोसीजर ऑफ लॉ है तो इनको प्रिवेंटिव डिटेन कर लिया। अब कभी कभी देखा जाता है मतलब कि पॉलिटिकली काफ़ी चीज़ें हो जाती हैं, उसके चलते ऐसा कर दिया गया। लेकिन मेनका गांधी के केस में इसी को अपहेल्ड किया कि भाई ये पर्सनल लिबर्टी के अंदर आता है, आप किसी का ऐसे ही कोई चीज़ जब्त नहीं कर सकते हैं। जैसे कि अब क्या होता है, पुलिस के पास बहुत पावर है, अरेस्ट कर सकती है, इन्वेस्टिगेशन कर सकती है, सब कुछ कर सकती है, लेकिन उसको पहले एक प्रूफ होना चाहिए कि हाँ इस पर्सन ने ही किया है। आपके पास ढंग से मतलब कि अब देखिए कई बार देखा जाता है ना कि अरेस्ट हो जाता है कोई पर्सन, वो अक्यूज नहीं निकलता है, तो एक वो मतलब कि पीछे में एक फील आए कि हाँ पुलिस को लग रहा है कि हाँ ये अक्यूज हो सकता है, तभी वो अरेस्ट कर सकती है। सेम यहाँ पे भी अब बिना किसी रीज़न बस किसी का पासपोर्ट जब्त कर लिया। अब कोई भागा हुआ देश से है, अगर वो मिल जाता है आप उसका कर लो तो वो बात अलग है ना। चलिए अब साथ में ही जो ये मेनका गांधी में आर्टिकल 19, आर्टिकल 14 और आर्टिकल 20 के ट्रायंगल को इसमें रखा गया था। जैसे कि अब आर्टिकल 14 है राइट टू इक्वालिटी बिफोर लॉ है ना, तो सब इक्वल है। आप सिर्फ एक का पासपोर्ट रख लियो बिना किसी रीज़न वश, तो क्या ये सही है? नहीं सही है। आर्टिकल 19 में हमें हर एक सिटीजन को कहीं भी घूमने का राइट मिलता है, तो ये भी वायलेट हो रहा है। जो आर्टिकल 21 है पर्सनल लाइफ एंड लिबर्टी, ये तो भाई बहुत ही बड़ा है, उसको भी आप ऐसा कुछ वायलेट कर रहे हो तो ये नहीं कर सकते हैं, है ना। और साथ में इसको गोल्डन ट्रायंगल भी बोलते हैं, ठीक। चलिए अब हम लोग इसको जैसे थोड़ा सा केस लॉज में कुछ चीज़ें और दी गई थी उसको समझ लेते हैं। अब जैसे कि पहला है राइट टू लिव विथ डिग्निटी,
राइट टू लिव विथ ह्यूमन डिग्निटी, यानी आप इज्जत के साथ रहो। ऐसे थोड़ी ना कल हम जा रहे हैं, मतलब आप जा रहे हैं या कोई और जा रहा है, वो आपको चार तमाचे लगा के चला जाए, कैसा है पॉसिबल है? नहीं, ऐसा कोई नहीं कर सकता है। तो क्या हुआ, जो एक केस आया ऑक्यूपेशनल हेल्थ एंड सेफ्टी एसोसिएशन वर्सेस यूनियन ऑफ इंडिया 2014 का केस था। इसमें जो लेबर्स थे उनकी हेल्थ और उनके स्ट्रेंथ और उनकी जो कंडीशन थी उसको देखते हुए इस केस में जजमेंट दिया गया था कि मतलब देखिए, आप किसी वर्कर से काम करा रहे हैं, इतना काम करा रहे हैं और पैसा भी उसका कम होता नहीं कि पहले होता था कि किसी को हायर कर लिया, ठीक है, अब उससे पूरे दिन काम कराया, भले 400 रुपये फिक्स है लेकिन पूरे दिन काम कराया, उसकी एकदम मतलब कि रहने लायक हालत नहीं है, खाने लायक हालत नहीं है, खाने के लिए ढंग से पूरे पैसे नहीं हैं। तो इस केस में इसी को क्लियर किया गया था कि जो हेल्थ है, सेफ्टी है, कंडीशन, उसको देख के किया जाएगा कि भाई वो पर्सन अपनी लाइफ को वो ढंग से अपनी डिग्निटी के साथ जी पा रहा है, ठीक। ये अब नेक्स्ट केस आता है नवतेज सिंह जोहर वर्सेस यूनियन ऑफ इंडिया। इसमें क्या हुआ, ये बहुत ज़्यादा इंपॉर्टेंट केस है और थोड़ा इंटरेस्टिंग भी है। आप लोगों को 3 IPC का 377 सेक्शन मालूम ही होगा, नहीं मालूम है तो मैं बता देती हूँ, ये होमोसेक्सुअलिटी का है, ठीक। अब होमोसेक्सुअलिटी क्या है, जो LGBT वाले ग्रुप हैं, आपको मालूम होगा LGBT वाले जो ग्रुप हैं, जो मतलब कि सेम सेक्स होते हैं और वो आपस में रिलेशन बनाते हैं, या ट्रांसजेंडर का रिलेशन है ना, आप लोगों ने गे और ये सब के बारे में जाना होगा, जानते होंगे, है ना। वो क्या था, पहले वो क्रिमिनलाइज था, आप ये नहीं कर सकते हैं। तो मतलब इसमें क्या होता था, पहले ये क्रिमिनलाइज था, अब इसको हटा दिया गया क्रिमिनलाइजेशन से 2019 में नवतेज सिंह के केस से, क्योंकि देखिए अब इसमें भी आर्टिकल 21 का वॉयलेशन, लाइफ विद डिग्निटी तो है ही, साथ में ही आपको नहीं लगता पर्सनल लिबर्टी है। अगर कोई पर्सन ऐसा है जिसको किसी टाइप से प्रॉब्लम है, फॉर एग्जाम्पल अगर कोई होमोसेक्सुअल है, इट्स मीन कि उसके जो जेनिटल्स हैं उसका थोड़ा सा डिफरेंट होगा। नॉर्मली तो पर्सन मेल और फीमेल ही अट्रैक्ट करता है, लेकिन उनको ऐसा क्यों नहीं कर रहा है? भाई उनको कोई ना कोई जेनेटिक प्रॉब्लम होगी, कोई ऐसी बीमारी जो मतलब अंदर से होती है, उसका तो वो पर्सन कुछ नहीं कर सकता, और उसकी लाइफ के साथ ये हो जाती थी बड़ी दिक्कत कि अब खुद सोचे ना, आप कोई किसी चीज़ से प्रॉब्लम में हो, कोई ऐसी फिजिकली प्रॉब्लम है जिससे कि आप नहीं कवर कर नहीं पा रहे हैं, लेकिन वो उस टाइम क्रिमिनलाइज है, आपने बाहर किया तो ये क्रिमिनलाइज हो जाएगा। तो आप ढंग से रह पा रहे हैं इसको लेकर के चलते हुए? नहीं चल पा रहे हैं। देखिए एक क्या होता है, मैंने इंटरव्यू देखा था किसी का, नाम नहीं लूँगी, तो उसमें वो पर्सन होमोसेक्सुअल ही होता है, लेकिन उस टाइम जो कि क्रिमिनलाइज था तो नाम लेना भी पाप था, साथ में सोसाइटी भी बहुत ज़्यादा प्रॉब्लम क्रिएट करती थी, भाई ये लड़का करेगा, ऐसी चीज़ें होती थी ना। पर ये तो अब नॉर्मल है, जो 2019 में, मतलब 2019 में इसको फ्री कर दिया, होमोसेक्सुअलिटी आज के टाइम में बहुत नॉर्मल हो गई। अब इसमें कुछ केसेस और भी चल रहे हैं कि मैरिज होनी चाहिए और इन सब चीज़ों को लेकर के अभी भी चल रहे हैं, लेकिन जो ये चीज़ है ना, अब इंडिया में एकदम फ्री है, लीगलाइज्ड है, ठीक। और जैसे कि इसमें भी मतलब ह्यूमन डिग्निटी की ही बात की गई थी भाई। अब देखिए ये लोग हैं, सोसाइटी में पता चलता है कि ऐसा कोई पर्सन हमारी सोसाइटी में रह रहा है, लोग उसे बोलना बंद कर देंगे, लोग उसे धिक्कारेंगे, लेकिन ऐसे थोड़ा लॉ का डर होता है कि अगर मैंने इसके साथ ऐसा किया तो मेरा क्या होगा भगवान जाने, क्योंकि हाँ कोई भी पर्सन इसके फंडामेंटल राइट के तहत 32 में डायरेक्टली जा सकता है और उसका एकदम खराब कर सकता है। तो ये चीज़ें इसलिए ये सबको क्लियर कर देगी, मुझे भी लगता है ये सही था जो भी ऑर्डर था। नेक्स्ट केस है जोसेफ सेन वर्सेस यूनियन ऑफ इंडिया 2019। इसमें क्या किया, इसमें भी ह्यूमन डिग्निटी की बात की गई थी, लेकिन जो अडल्ट्री था
अडल्ट्री भी पहले ऑफेंस था, मैंने जैसे पहले बताया। नाउ अब ये ऑफेंस नहीं है, अब अडल्ट्री फ्री है, बस डाइवोर्स का ग्राउंड है। तो ये भी आप ह्यूमन डिग्निटी के साथ कर सकते, मतलब रह सकते हैं। भाई अगर कोई, ये बताइए, अगर कोई ऐसा अडल्ट्री करता है पति और पत्नी में से कोई, तो क्या, या तो देखिए जो सोसाइटी है ना बहुत ज़्यादा मतलब इशू क्रिएट करती है, कभी ये प्रॉब्लम है तो कभी वो प्रॉब्लम है, कभी सेटिस्फाई होती ही नहीं है। तो ह्यूमन डिग्निटी इसलिए मेन फैक्टर है लाइफ और लिबर्टी का, ठीक। नेक्स्ट आ जाते हैं पॉइंट, राइट टू सेल्फ डिटर्मिनेशन ऑफ जेंडर इन फंडामेंटल राइट। मतलब सेल्फ डिटर्मिनेशन जेंडर इन फंडामेंटल राइट, ये भी हमारा एक फंडामेंटल राइट है, जिसमें एक केस आया था नेशनल लीगल सर्विस अथॉरिटी वर्सेस यूनियन ऑफ इंडिया 2014। तो इसमें राइट ऑफ सेल्फ डिटर्मिनेशन ऑफ जेंडर को भी फंडामेंटल राइट के अंदर डाला गया, यानी वो भी लाइफ और लिबर्टी के अंदर आर्टिकल 21 के एम्बिट में आता है, ठीक। चलिए नेक्स्ट आता है राइट हमारा, राइट टू लिवलीहुड, ठीक। अब राइट टू लिवलीहुड से क्या है, इसमें भी एक केस आया था, उस केस के थ्रू इसको लिवलीहुड को डाला गया आर्टिकल 21 के अंदर। वो केस था ओल्गा तेलिस वर्सेस बॉम्बे म्यूनिसिपल कॉरपोरेशन, ठीक। इसमें क्या था, जैसे आप लोगों ने बॉम्बे वगैरह में अगर देखे होंगे तो वहाँ पे कई ऐसे लोग हैं जो कि ऐसे साइड में गवर्नमेंट ही प्रॉपर्टी में इधर उधर पड़े रहते हैं, अपना खाते कमाते बनाते वहीं रहने लगते हैं। तो क्या हुआ, इसमें क्वेश्चन अराइज हुआ, ये तो ट्रेसपास है एक तरीके से, ये गवर्नमेंट प्रॉपर्टी में रहने लगे हैं, इनको हटाया जाए। तो इसमें केस ये, मतलब कि इसके जजमेंट में हमारे ऑनरेबल सुप्रीम कोर्ट ने ये कहा कि पहली बात, वो ट्रेसपास के अंदर नहीं आएगा, क्योंकि वो गवर्नमेंट प्रॉपर्टी है, वो कहीं काम करने को आए हैं, जिनके पास घर रहने के लिए नहीं है वो वहाँ पे रह रहे हैं। और साथ में ये भी बोला, जो 1986 से पहले पर्सन रह रहे हैं, उससे पहले से, तो जब अगर गवर्नमेंट हटाएगी उन्हें तो उन्हें प्रॉपर रहने के लिए या उसका पूरा देखेगी। लेकिन जो इसके बाद हैं, ऐसी गवर्नमेंट प्रॉपर्टी पे रह रहे हैं, तो उनको गवर्नमेंट कभी भी हटा सकती है, ठीक। चलिए नेक्स्ट राइट आता है हमारा, राइट टू हेल्थ एंड मेडिकल असिस्टेंट। अब इसमें आप लोगों का एक बहुत बेहतरीन बहुत इंपॉर्टेंट केस आया था, उसके बाद से ये सब थोड़ा सा बेटर हुई। क्या था, परमानंद कतारा वर्सेस यूनियन ऑफ इंडिया 1989, ठीक है। अब इसमें क्या होता है, आप लोगों ने मूवी या आप लोगों ने रियलिटी में भी ये पक्का देखा होगा, होप सो देखा हो, वरना टीवी में तो ज़रूर देखा होगा कि कोई यहाँ पेशेंट लेकर के आया, जो व्हील चेयर स्ट्रेचर होता है उस पर अपना वो लेकर के आया, डॉक्टर ने अरे सब कुछ हो जाएगा लेकिन जाओ पहले फॉर्म भरो, जाओ पहले पुलिस को इन्फॉर्म करो, ऐसा आप लोगों ने मूवी में देखा होगा। तो इस ऑनरेबल सुप्रीम कोर्ट ने इसमें ये क्लियर करते हुए कहा, अगर ऐसा कोई पर्सन आता है, पहले आप उसका मेडिकल ट्रीटमेंट करो, आप उसको मेडिकल फैसिलिटीज़ प्रोवाइड करो, उसके बाद ये सब देखा जाएगा। जान चली जाएगी उसके बाद ये पुलिस और इन सब का क्या ही उखाड़ पाएंगे, कुछ नहीं कर पाएंगे। तो इसलिए पहले मेडिकल ट्रीटमेंट दो, फैसिलिटीज़ दो, उसके बाद ये सब आगे किया जाएगा। नेक्स्ट राइट है हमारा, राइट टू डाई। अब राइट देखो, इसमें कई ऐसे केसेस आए हैं जो कि बहुत लैंडमार्क केसेस हैं। एक एक केस आप प्रॉपर अच्छे से लर्न कर लीजिएगा और हम इसको क्लियरिफाई कर दे पूरे फैक्ट्स और सब कुछ करके, हमें हमारे प्लेलिस्ट में तो मिल ही जाएगा आपको, ठीक। अब राइट टू डाई में क्या हुआ, पहले एक केस आया जिसमें बोला गया, इसमें केस से पहले आर्टिकल 309 IPC आप लोगों को मालूम होगा, जो कि सुसाइड अगर कोई अटेम्प्ट करने की कोशिश करता है तो उसको 2 साल की इम्प्रिजनमेंट हो जाती है, ऐसा था। पर पी रत्नाम वर्सेस यूनियन ऑफ इंडिया, इसमें क्या कहा गया, एक ऐसी जिंदगी जीने से अच्छा जहां मर मर के जीना पड़ रहा है, इससे अच्छा मर जाए जाके। तो इसमें क्या किया, राइट टू डाई को एक राइट बता दिया गया। लेकिन आगे चल के एक और केस आया, ज्ञान कौर वर्सेस पंजाब 1996 में, जिसमें कि ये बोलता है, इसको ओवर रूल करते हुए बोला, राइट टू डाई इसके एम्बिट में नहीं आता है। ऐसे तो जब मन आया कोई भी, अब अगर आप भी
आप लोगों को भी लग रहा होगा कितनी प्रिपरेशन करनी है, यहाँ पहुँचना है, वहाँ नौकरी करना है, यहाँ जाना है, यूनिवर्सिटी का काम कंप्लीट करना है, इंस्टीट्यूशन में ये करना है, मम्मी की ये प्रॉब्लम, पापा की ये प्रॉब्लम वो प्रॉब्लम। क्या इन सब के चलते आप सुसाइड कर लिया करोगे? ऐसे तो पूरा दुनिया ही खत्म हो जाएगी। तो इस चीज़ को कहा भाई, आप राइट टू लिव है, आर्टिकल 21 के अंदर राइट टू लाइफ है, लेकिन राइट टू डाई नहीं है। पर इसे सम एक्सेप्शंस हैं, जैसे कि आप लोगों को मालूम होगा अरुणा सॉनबर्ग का केस था, जिसमें कि पैसिव यूथनेशिया को एक यही मतलब कि ऐसे ज़्यादा अभी तक के ज़्यादा केसेस नहीं आए हैं, लेकिन फिर भी जो हमारा ये केस था अरुणा सॉनबर्ग का, इसमें यूथनेशिया, पैसिव यूथनेशिया को थोड़ा सा क्लियर करा कि अगर ऐसा कोई पर्सन है, देखिए जो यूथनेशिया है उसके कई टाइप होते हैं, उसमें से एक पैसिव यूथनेशिया होता है, जिसमें क्या होता है, जो पर्सन है वो एकदम नल है, वो वेंटिलेटर पे पड़ा है, काफ़ी साल से पड़ा है, लिव होने के मतलब ढंग से वापस से लाइफ स्टार्ट करने का कोई ऑप्शन नहीं दिख रहा है ना, 0% है। तो अगर ऐसा पर्सन है तो उसको पैसिव यूथनेशिया द्वारा वो अपना ऐसा कर सकता है, मतलब एक तरीके से सुसाइड कर सकता है। तो और मतलब कि देखिए इसी में एक और केस आया था, कॉमन कॉज ए सोसाइटी वर्सेस यूनियन ऑफ इंडिया। इसमें ये बोला था अगर राइट टू लाइफ है, मतलब राइट टू डाई विथ डिग्निटी भी दिया था। अब अरुणा शॉनबर्ग ने ये बोला कि पैसिव यूथनेशिया जो थी उसको वेरीफाई किया है ना, लेकिन अगर उसको वेरीफाई किया, अब बताइए ऐसे पर्सन जो वेंटिलेटर पे पड़ा हुआ है, अगर ऐसे पर्सन, देखिए एक तरीके से वो वेंटिलेटर हो सकता है किसी और पर्सन के लिए यूज हो जाए जो कि अलाइव हो जाए, और ऐसा पर्सन जिसका 0% है और वो बहुत पीड़ित है, बहुत परेशान है, तो उसको पैसिव यूथनेशिया के लिए क्लियर कर दिया गया कि भाई आप मर भी रहे हो ना तो आप डिग्निटी के साथ मरो, है ना। तो ये हो गया हमारा राइट टू डाई। नेक्स्ट है हमारा राइट टू प्राइवेसी। अब राइट टू प्राइवेसी के लिए क्या था, एक केस और आया था इसके अंदर, जो कि पीपल यूनियन फॉर सिविल लिबर्टीज वर्सेस यूनियन ऑफ इंडिया, टेलीफोन टैपिंग विथ वायलेशन ऑफ फंडामेंटल। टेलीफोन जो टैप किया जाता है वो भी एक तरीके से फंडामेंटल राइट का वायलेशन है हमारे, अनलेस रीजनेबल ग्राउंड आर देयर फॉर द सेम। मतलब ऐसे देखिए, अब आप लोगों ने, आपके दिमाग में आएगा होगा पुलिस और इन सब का चल के आया होगा, तो इसमें कुछ एक एक्सेप्शन, एक थोड़ा सा रीजनेबल ग्राउंड लिखा हो ना। अब ऐसा थोड़ी ना है कि कोई इतना बड़ा क्रिमिनल हो और उसको भी छोड़ दो कि भाई ये तो उसका राइट टू प्राइवेसी है, आप छोड़ो उसको, ऐसा नहीं कर सकते, रीजनेबल होना चाहिए, ठीक। एक और केस आया था मिस्टर एक्स वर्सेस हॉस्पिटल Z 1998। इसमें क्या हुआ था, एक लड़का होता है, ए मान लेते हैं, ठीक, इनको होता है HIV, और जो इनके डॉक्टर थे, ये डॉक्टर को सिर्फ मालूम था और इनकी होने वाली थी शादी, तो इन डॉक्टर ने इनके जो फियांसे है, जो भी फियांसे थी, उसको बता दिया जाके कि ये HIV पॉजिटिव है, तो हो जाती इनकी शादी कैंसल। तो इसमें ये गए अपना, बोले भाई ये तो मेरा राइट टू प्राइवेसी हमारा वायलेट हो गया है, तो हमें रेमेडी दिलाई जाए, भाई सज़ा होगी उनको रेमेडी चाहिए। तो इस केस में दो चीज़ें क्लैश करके हुए बोली कि यहाँ पे राइट टू प्राइवेसी तो हो रही है, साथ में राइट टू प्राइवेसी और लाइफ, एक लोगों की लाइफ भी तो खराब होगी। आपको हो सकता है आगे चल के उनके बच्चों को प्रॉब्लम आए, हो सकता है, देखिए अगर सामने पार्टी को नहीं मालूम है आपको ऐसी कोई प्रॉब्लम है, आगे चल के शादी में भी प्रॉब्लम आएंगे, फिर डाइवोर्स होगा, फिर कुछ और बीमारियां बढ़ सकती है, कुछ भी हो सकता है। तो इन दोनों के चक्कर में यहाँ पे इनको मतलब कि राइट टू प्राइवेसी का वो ग्राउंड नहीं दिया गया था। भाई अगर ऐसा दे देते तो आपको नहीं लगता उस लड़की की भी लाइफ खराब ही थी, ये लड़का जो भी था, ठीक। नेक्स्ट है राइट टू स्लीप। ये अभी जल्दी का ही केस था, 2015 का, रामलीला मैदान वर्सेस होम सेक्रेटरी वर्सेस यूनियन ऑफ इंडिया, ठीक। अब इसमें क्या होता है,
रात के 10 बजे के बाद डीजे गाना सब कोई नहीं बजा सकता है। आप लोगों को मालूम होगा, आप लोग पहले सोचते होंगे यार पहले तो रात भर गाने बजते थे, अब क्या हो गया हमारी सोसाइटी में जो कि अब गाने नहीं बजते हैं। तो यही हुआ कि हमारा राइट टू स्लीप भी एक फंडामेंटल राइट है, आर्टिकल 21 के अंदर राइट टू लिव विद पर्सनल लिबर्टी के अंदर आता है ना। नेक्स्ट है राइट टू एजुकेशन। आप लोगों को मालूम होगा आर्टिकल 21A में राइट है 14 साल के बच्चों तक के फ्री सुविधा है पढ़ाई की, है ना। तो क्या हुआ, एक केस आया था मोहिनी जॉन वर्सेस स्टेट ऑफ कर्नाटका 1992। इसमें क्या किया गया, सभी को फ्री एजुकेशन को प्रोवाइड करने के लिए बोल दिया गया। फिर अब देखिए, आपके पास हो 10 रुपये, सबको 1-1 रुपए का खिलाना है, लेकिन 50 बच्चे हों, आप कैसे खिलाओगे। तो उनमें से जो सबसे छोटे थे, जिनको सबसे ज़्यादा ज़रूरत थी, जिनको जैसे नीड लगा, उस हिसाब से स्टेट ने उसको प्रोवाइड किया कि मतलब कि जो हमारा एक और उसके बाद यूनी कृष्णन वर्सेस स्टेट ऑफ आंध्र प्रदेश में ये केस आया था कि सिर्फ 14 साल तक के बच्चों को फ्री एजुकेशन प्रोवाइड की जाएगी, क्योंकि इतना फंड ही नहीं है कि सबको, इतनी करोड़ों में जनसंख्या है, सबको क्या फ्री एजुकेशन प्रोवाइड की जा सकती, पॉसिबल ही नहीं है। तो इसलिए सिर्फ 14 साल तक के बच्चों तक के लगा दिया गया कि बोला अगर पैसे बढ़ेंगे तो आगे बढ़ा दिया जाएगा, वरना इन बच्चों तक के फ्री एजुकेशन है। ठीक, आप लोगों ने गवर्नमेंट स्कूल में देखा होगा, अगर पता होगा तो वहाँ पे बच्चे फ्री में, उनको ड्रेस भी मिलती है और फ्री में मिड डे मील, अब तो उसका नाम बदल गया है, और साथ में खाना, ये ड्रेस, कई बच्चों को मैंने देखा है, छोटे बच्चे, उनको स्कूल से वहीं से ड्रेस भी मिलती है ना। नेक्स्ट है हमारा नॉन पेमेंट ऑफ मिनिमम वेजेस वॉयलेशन। अब क्या होता है, कई बार लेबर्स के साथ ऐसे वॉयलेशंस हो जाते हैं कि भाई मैंने अभी पहले बताया कि उसकी 100 रुपये की कीमत है, पर काम इतना सारा करा लिया, पर 100 रुपये में वो 4 लोगों का पेट तो पाल नहीं सकता है। तो इस केस में PUDR वर्सेस यूनियन ऑफ इंडिया 1982 में केस आया। इसमें बोला गया एक लेबर है तो उसको मिनिमम वेजेस तो प्रोवाइड करो कि वो अपनी लाइफ को प्रॉपरली रह सके, है ना। इतना वेज दो कि वो अपनी नीड्स को कंप्लीट कर सके। नीड्स में क्या आता है, जैसे रोटी, कपड़ा, मकान। भाई रहने के लिए घर भी ज़रूरी है, खाना भी ज़रूरी है और कपड़े भी ज़रूरी हैं। क्लोथिंग क्यों नहीं ज़रूरी, भाई नंगे थोड़ी ना काम करेंगे। तो ये हो गया हमारा नेक्स्ट राइट। अब राइट टू शेल्टर इन अंडर राइट टू लाइफ। अब जो आर्टिकल 20 के एम्बिट में राइट टू शेल्टर भी है, ये भी चमेली सिंह के केस में इसको राइट टू शेल्टर का जो राइट था आर्टिकल 21 के अंदर कि आपको घर भी रहने के लिए भी ज़रूरी है। ठीक, नेक्स्ट रिप्रोडक्टिव चॉइस विद इन द एम्बिट ऑफ आर्टिकल 21। सुचिता श्रीवास्तव के केस में बोला गया अगर जो रिप्रोडक्टिव चॉइस है, मतलब जो कंसीव करने की चॉइस है, वो भी आर्टिकल 21 के अंदर आती है। राइट टू फ्री लीगल एड जो स्टेट प्रोवाइड करती है, उसके लिए भी आर्टिकल 21 के तहत हम लोगों को इसको राइट मिला हुआ है। साथ में राइट टू स्पीडी ट्रायल हुसैनारा खातून के अंदर, आप लोग ये थोड़ा इम्पोर्टेंट केस है, सेम आप प्लेलिस्ट में देख लीजिएगा। इसमें भी जो स्पीडी ट्रायल की बात की गई थी, अगर देखिए हमारे यहाँ बहुत ज़्यादा थोड़ा सा डिले प्रोसीजर है, इसीलिए ट्राइब्यूनल्स बनाई गई। तो जो भी स्पीडी ट्रायल के लिए इस केस में हमारा आर्टिकल 21 के अंदर कवर करा गया। नेक्स्ट राइट अगेंस्ट हैंडकफिंग शुड बी ओनली बी रेस्टोरेट इन केस देयर क्लियर प्रेजेंट डेंजर इन एस्केप। अब ये भी आर्टिकल 21 के एम्बिट पे रखा गया कि अगर कोई भी पर्सन को, कोई भी पुलिस अरेस्ट करने जा रही है, ठीक, मान के चलिए कल को आपको कोई अरेस्ट करने आया है, जबरदस्ती आपके हाथों में हथकड़ी लगा रहा है। आप लोगों ने मूवी में देखा होगा ना, आर यू ऐसे हथकड़ी, आर यू अंडर अरेस्ट ऐसे बोलते हैं और हथकड़ी लगाते हैं और लेके चले जाते हैं। पर ऐसे नॉर्मली लाइफ ऐसा नहीं कर सकते हैं। हाँ, अगर ऐसा कोई पर्सन है जो कि भाग सकता है, डेंजरस है, तो आप उसके हैंड कफिंग यानी उसको बांध सकते हो। वरना अगर आपके साथ जो नॉर्मली चल रहा है, आपको इतनी बेइज्जती करने की ज़रूरत नहीं। भाई ये तो एक तरीके से वॉयलेशन हुआ ना एक पर्सन का। हो सकता है उसने वो क्राइम ना किया हो,
फिर भी उसको इतनी बेइज्जती के साथ उसके घर से लेकर के जाया जा रहा है। सोचिए कितने सोसाइटी वाले होते देखते फिर आगे चलकर उनको प्रॉब्लम होती है। तो इस सब के लिए ये जो केस आया था प्रेम शंकर वर्सेस दिल्ली एडमिनिस्ट्रेटिव के केस में, ये क्लियर किया गया। ये भी आर्टिकल 21 के अंदर आता है कि हैंडकफिंग ज़रूरी नहीं है। अगर मैं पुलिस के साथ कोऑपरेट करने के लिए तैयार हूँ कि भाई पुलिस मेरे को अरेस्ट करने आई है, ठीक है, मुझे मालूम है मैंने कुछ नहीं किया है, मैं पुलिस के साथ चलने के लिए तैयार हूँ, तो मेरे को क्यों हथकड़ी लगाई जाएगी? नहीं लगाई जाएगी। नेक्स्ट है थर्ड डिग्री वॉयलेशन ऑफ आर्टिकल 21, जो कि किशोर सिंह के केस में बोला गया था कि जो थर्ड डिग्री होता है, अब हर केस में क्या थर्ड डिग्री पुलिस यूज़ कर सकती है? नहीं यूज़ कर सकती है। आप खुद मालूम होगा थर्ड डिग्री कितना टॉर्चर भरा होगा इंसान, कई लोग तो मतलब समझिए, ठीक है। इसको भी आर्टिकल 21 के अंदर लाया गया। नेक्स्ट है राइट टू अगेंस्ट इलीगल डिटेंशन। अगर ये डीके बसु के केस में आया था इलीगल डिटेंशन के लिए, आप लोगों ने आर्टिकल 15 नहीं, जय भीम मूवी देखी है, तो उसमें क्या होता है, एक पर्सन को अरेस्ट करता है जबकि वो झूठे इल्ज़ाम में वो अरेस्ट हो जाता है गलती से, और उसको इतना मारते हैं और फिर उसको फेंक आते हैं और फिर क्या करते हैं, ये तो मूवी की बता रही हूँ। फिर इसी चीज़ को ये सब बहुत ज़्यादा चलता था, इसीलिए डीके बसु का केस आया था। इसमें सारी गाइडलाइंस दी गई थी कि कैसे अरेस्ट होगा, क्या प्रोसीजर होगा, क्या सब कुछ होगा, इस केस के अंदर था। और इस केस को देख करके ही पुलिस काम करेगी, मतलब ये गाइडलाइंस है, तो इन गाइडलाइंस को फॉलो किया जाएगा। इलीगल आपको पकड़ के नहीं रखा जाएगा। इलीगल डिटेंशन एक हमारा जो आर्टिकल 21 है उसको वॉयलेट करता है, ठीक। नेक्स्ट है डिले इन एग्जीक्यूशन ऑफ डेथ सेंटेंस इन वॉयलेशन ऑफ आर्टिकल 21। अब किसी को डेथ पनिशमेंट मिली है, उसको बार बार डिले कर रहे हो, तो ये भी एक तरीके से आर्टिकल 21 के एम्बिट में आता है, वो भी एक वायलेशन हुआ हमारे आर्टिकल 21 का, ठीक। नेक्स्ट है एंड लास्ट राइट टू क्लीन एनवायरनमेंट। अब अगर आप किसी एरिया में रह रहे हैं, उधर कूड़े का ढेर लगा है, उधर कूड़े का ढेर लगा है, इधर आपका घर है और उधर भी कूड़े का ढेर लगा है, क्या ये आपकी लाइफ और बढ़िया अच्छी लाइफ क्या जीने के लिए सही है? सोचिए, बिल्कुल सही नहीं है। आपको भी क्लीन एनवायरनमेंट चाहिए, तो आर्टिकल 21 हमें क्लीन एनवायरनमेंट का भी राइट देता है। एक केस आया था MC मेहता केस, जिसमें MC मेहता के जो बहुत सारे ऐसे केसेस हैं जो कि एनवायरनमेंट लॉ के लिए जाने जाते हैं। आप जब एनवायरनमेंट लॉ पढ़ोगे तो आपको हज़ारों केसेस मिलेंगे, हज़ारों के मतलब बहुत केसेस मिलेंगे MC मेहता के ही, ठीक। इसमें हमें बोला गया था जो एनवायरनमेंट का है, एनवायरनमेंट हमें एक क्लीन एनवायरनमेंट का भी हमारा एक फंडामेंटल राइट है, जो कि आर्टिकल 21 के अंदर लाइफ और लिबर्टी के अंदर आता है, ठीक। चलिए, ये हो गया हमारा आर्टिकल 21। अगर किसी भी टाइप की आपको क्वेश्चन हो, क्वेरी हो, समझ नहीं आया हो, तो प्लीज़ कमेंट में, हम आपको ज़रूर समझाएंगे। और साथ में आप हमारे यूट्यूब तो चल ही रहा है, आप फेसबुक, टेलीग्राम और इंस्टाग्राम पे भी जुड़ सकते हैं। और कैसा लगा ज़रूर कमेंट करें और हमारे चैनल को सब्सक्राइब ज़रूर कर लीजिएगा। थैंक यू।